नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो लगभग ये यूनिट आपकी समाप्ति की ओर है। इसके बाद एक और क्लास आपको देखने को मिलेगी इसमें नैतिकता से संबंधित। तो हम लोग देख रहे हैं शोध में आईसीटी और नैतिकता। तो आईसीटी की मैं इससे पहले आपके 50 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ये क्लास नंबर 17 और 18 में। अब क्लास नंबर 19 में हम लोग देखेंगे नैतिकता। तो नैतिकता से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीटी में नैतिकता, यानी कि एथिक्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी में नैतिकता। तो आईसीटी में नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया आपका तकनीक का दुरुपयोग करना। क्या आईसीटी का कार्य तकनीक का दुरुपयोग करना है? एक मिनट, अगला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका तकनीक का दुरुपयोग करना। क्या आईसीटी नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया गया है आपका, एक मिनट, इसका जो है क्या हो गया तो लगाया नहीं। चलो जी, चल गया भैया। अब देखो जी, आईसीटी नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताना। सबसे पहले तो तकनीक का दुरुपयोग करना पे नंबर ए में दिया गया है। बी में है आपका तकनीक का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना। सी में है तकनीक को सीमित करना, तो ये तो आएगा नहीं। केवल मनोरंजन के लिए उपयोग करना भी नहीं आएगा और ना ही दुरुपयोग आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें तकनीक का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना ही आईसीटी नैतिकता का मुख्य उद्देश्य होता है। तो तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना ही इसका सही आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, साइबर नैतिकता किससे संबंधित है? साइबर नैतिकता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में आपका दिया गया है आपका, ए में दिया गया है इंटरनेट के दुरुपयोग से। बी में है आपका इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग से। सी में है गेमिंग से और डी में दिया गया केवल सोशल मीडिया से। तो केवल सोशल मीडिया नहीं आएगा और ना ही गेमिंग आएगा। इंटरनेट के दुरुपयोग भी नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा साइबर नैतिकता किससे संबंधित है। तो साइबर नैतिकता संबंधित होगी इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग से। इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग से इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आईसीटी नैतिकता का उल्लंघन किसे दर्शाता है? आईसीटी नैतिकता का उल्लंघन किसको दर्शाता है ये आपको इसमें बताना है। आवाज आ रही है? ठीक, चलिए जी। आईसीटी नैतिकता का उल्लंघन किसे दर्शाता है ये इसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में ऑनलाइन परीक्षा देना, बी में है डेटा चोरी करना, सी में है ईमेल भेजना और डी में सूचना पढ़ना। तो क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट जो है आपको इसका आंसर बताओ भाई, क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा डेटा चोरी करना। डेटा चोरी करना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आईसीटी नैतिकता का उल्लंघन किसे दर्शाता है? डेटा चोरी करने को दर्शाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म किसका उदाहरण है? प्लेजरिज्म जो है वो किसका उदाहरण है ये आपको इसमें बताना है। ए में है आपका सृजनात्मक कार्य। ऑप्शन बी में दिया गया है नैतिक कार्य और सी में अनैतिक कार्य और डी में ईमानदारी दिया गया। तो ईमानदारी तो होगा नहीं, ना ही सृजनात्मक कार्य होगा और ना ही नैतिक कार्य होगा, ये होगा अनैतिक कार्य। प्लेजरिज्म जो है ये अनैतिक कार्य का एग्जाम्पल माना जाता है। चलिए जी इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आईसीटी में गोपनीयता, प्राइवेसी का अर्थ क्या है? आईसीटी में गोपनीयता का क्या अर्थ है ये इसमें बताना है। दूसरों का डेटा साझा करना, बी में है व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, सी में सभी डेटा सार्वजनिक करना और डी में दिया गया केवल ऑफलाइन कार्य करना। देखो भाई, आईसीटी में गोपनीयता का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को। तो दूसरे का डेटा साझा करना तो होगा नहीं। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना हो सकता है, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सभी डेटा सार्वजनिक नहीं करना होगा और ऑफलाइन तो इसमें होगा ही नहीं, तो बी आंसर आ जाएगा, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। गोपनीयता का अर्थ होता है आईसीटी में व्यक्तिगत जो डाटा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो डाटा है उसकी सुरक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। साइबर अपराध का उदाहरण कौन सा है?
साइबर अपराध का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें ए में दिया गया है ईमेल लिखना, बी में है ऑनलाइन बैंकिंग करना, सी में है हैकिंग करना और डी में ई लर्निंग करना। तो साइबर अपराध का एक एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? ईमेल लिखना क्या साइबर अपराध का एग्जाम्पल होगा? जी नहीं। ऑनलाइन बैंकिंग करने से भी कोई साइबर अपराध नहीं होगा, लेकिन हैकिंग करना आपका ये साइबर अपराध में आ जाएगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। हैकिंग करना जो है एक साइबर अपराध है, तो ये साइबर अपराध में आ जाएगा हैकिंग करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीटी में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आईसीटी में नैतिकता महत्वपूर्ण किस लिए है, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है तकनीक को नष्ट करने के लिए। क्या तकनीक को नष्ट करने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है? आईसीटी में नैतिकता ये नहीं। उपयोगकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए, और सी में है आपका तकनीक को महंगा बनाने के लिए, डी में केवल लाभ कमाने के लिए। आईसीटी में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आईसीटी में नैतिकता इसलिए उपयोगी है क्योंकि उपयोगकर्ता का विश्वास बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो तकनीक को नष्ट करने के लिए नहीं होगा, और ना ही तकनीक को महंगा करने के लिए, और ना केवल लाभ कमाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, उपयोगकर्ता का विश्वास बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? कंप्यूटर की स्पीड, या इंटरनेट पर छोड़ा गया निशान, या फिर मोबाइल की मेमोरी, या फिर सॉफ्टवेयर का आकार? क्या इसका सही आंसर होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, डिजिटल फुटप्रिंट फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में है कंप्यूटर की स्पीड, बी में इंटरनेट पर छोड़ा गया निशान, और सी में दिया गया है आपका मोबाइल की मेमोरी, और ऑप्शन डी है आपके सामने सॉफ्टवेयर का आकार। तो क्या इसका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताओ भाई। देखिए, कंप्यूटर की स्पीड को तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं दर्शाता, और न ही आपका दर्शाएगा मोबाइल की मेमोरी, और ना ही सॉफ्टवेयर का आकार। तो रह गया क्या? रह जाएगा आपका भाई इंटरनेट पर छोड़ा गया निशान। इंटरनेट पर छोड़ा गया निशान ही फुटप्रिंट को दर्शाता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? तो इंटरनेट पर छोड़ा गया निशान, जो इंटरनेट के माध्यम से जो निशान छोड़ा गया है, वो आपका फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आईसीटी में नेटिकेट का क्या अर्थ है? आईसीटी में नेटिकेट का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इंटरनेट नियम और शिष्टाचार, बी में है इंटरनेट स्पीड, सी में इंटरनेट सुरक्षा, और डी में इंटरनेट पर खेल। तो इंटरनेट पर खेल और सुरक्षा तथा स्पीड तो होगा नहीं, इंटरनेट नियम और शिष्टाचार को दर्शाएगा आईसीटी में नेटिकेट। नेटिकेट जो है ये दर्शाएगा किसको? ये दर्शाता है भाई आपका इंटरनेट के नियम और शिष्टाचार को। इंटरनेट के नियम और शिष्टाचार को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आईसीटी में बौद्धिक संपदा अधिकार का संबंध किससे है? आईसीटी में बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जिसको कहा जाता है, का संबंध किससे है, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में है कंप्यूटर हार्डवेयर से, बी में सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री से, सी में नेटवर्किंग से, और डी में दिया गया है आपका केवल हार्ड डिस्क से। तो क्या इसका सही आंसर होगा, ये बताना है जी आपको। आईसीटी में बौद्धिक संपदा अधिकार का संबंध किससे होगा? तो सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री से होगा भाई। सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री से इसका संबंध लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा बी। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शोध के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है? शोध के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत किसे माना जाएगा? तो ए में दिया गया आपका शोध आलेख को, बी में है शोध रिपोर्ट, सी में प्रत्यक्ष साक्ष्य या डेटा, और डी में है आपका समाचार पत्र। तो किसको माना जाएगा? शोध के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है या किसे कहा जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या सही आंसर होगा। देखिए, प्राथमिक स्रोत वे होते हैं, कौन कौन से होंगे प्राथमिक स्रोत? जिन्हें शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। कैसे? डायरेक्ट जाकर, तो उसे कहा जाएगा प्राथमिक स्रोत। इसमें आपका सर्वेक्षण आ जाएगा, प्रयोग आ जाएगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वगैरह आ जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष साक्ष्य या डेटा शामिल किया जा सकता है। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष साक्ष्य, यानी कि डायरेक्ट जाकर जो साक्ष्य
शोधकर्ता के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं या डेटा एकत्रित किया जाता है उसी को प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यानी कि किसी टॉपिक का जो सबसे पहला जो स्रोत होता है उसी को प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गुणात्मक शोध में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? गुणात्मक शोध में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ए में है आपका सख्तसार, बी में प्रश्नावली, सी में प्रायोगिक विधि और डी में दिया गया सांख्यिकीय विश्लेषण। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया है आपका गुणात्मक शोध में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? गुणात्मक शोध में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ए में आपका अगर देखा जाए तो सख्तसार है, बी में प्रश्नावली है, सी में प्रायोगिक विधि है, डी में सांख्यिकीय विश्लेषण है। तो कौन सा इसका सही आंसर आएगा? देखिए गुणात्मक शोध में अनुभव, दृष्टिकोण और विचार जानने के लिए क्या किया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है, यानी कि सख्तसार किया जाता है। तो उसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सी का? सख्तसार तकनीक का। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परिकल्पना हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य क्या है? परिकल्पना का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका निष्कर्ष देना, बी में शोध का मार्गदर्शन करना, सी में डाटा एकत्र करना और डी में है सांख्यिकीय विश्लेषण करना। तो परिकल्पना का मुख्य कार्य क्या हो सकता है ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट बताओ भाई, परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए परिकल्पना जो होती है एक अस्थायी कथन होता है। ठीक है, परिकल्पना क्या है? एक अस्थायी कथन है, क्योंकि ये हमारी ये जो है क्या होती है? सोच होती है, ये व्यक्ति की सोच होती है जो शोध को दिशा देती है, शोध को एक दिशा देने का कार्य करती है और जांच की प्रक्रिया में क्या करती है? जांच की प्रक्रिया को सरल बना देती है। तो जांच की प्रक्रिया को सरल बना देती है और शोध की दिशा को तय करती है। क्या? परिकल्पना, जो हमारी जो सोच है। तो इसमें अगर आपका देखा जाए आंसर, तो आंसर आ जाएगा शोध का मार्गदर्शन करना, यानी कि उसकी दिशा तय करना। तो बी आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो इसमें अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शोध का मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं क्या? हाइपोथेसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है शोध रिपोर्ट का कौन सा भाग शोध समस्या का परिचय देता है? शोध रिपोर्ट का कौन सा भाग शोध समस्या का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देता है? तो ए में दिया गया है आपका भूमिका, बी में निष्कर्ष है, सी में डेटा विश्लेषण और डी में दिया गया है आपका क्या? डी में है भाई संदर्भ सूची। डी में आपकी संदर्भ सूची दी गई है। डी में संदर्भ सूची दी गई। चलिए तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो ए में भूमिका है, बी में निष्कर्ष है और सी अगर देखा जाए तो सी में दिया गया है आपका क्या? डेटा विश्लेषण और भैया डी में है संदर्भ सूची। देखिए रिपोर्ट की भूमिका में शोध समस्या, उद्देश्य और पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जाती है। तो रिपोर्ट की अगर भूमिका देखी जाए, शोध रिपोर्ट का कौन सा भाग शोध समस्या का परिचय देगा? तो भूमिका ही देगी, यानी कि इंट्रोडक्शन ही देता है। इंट्रोडक्शन में पता लग जाता है भाई क्या समस्या है इसको और कैसे इसको हल किया जाएगा। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। शोध रिपोर्ट का कौन सा भाग शोध समस्या का परिचय देता है? तो शोध समस्या के बारे में जो पता लगेगा हमको वो इंट्रोडक्शन में पता लगता है, जो भूमिका जिसको कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में ही पता लग जाता है इस शोध में, इस टॉपिक में क्या समस्या है और किस को हमें जो है कौन सी समस्या को हमें इसमें हल करना है या उसका समाधान निकालना है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका शोध में सैंपल का क्या अर्थ है? शोध में सैंपल का अर्थ क्या है या क्या अर्थ है सैंपल का? चलिए जी ए है ऑप्शन ए में दिया गया है आपका संपूर्ण जनसंख्या, बी में शोध का निष्कर्ष, सी में जनसंख्या का चयनित अंश और डी में दिया गया है परिकल्पना। तो क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। शोध में सैंपल का क्या अर्थ है? संपूर्ण जनसंख्या या फिर शोध का निष्कर्ष या जनसंख्या का चयनित अंश या इसके अलावा परिकल्पना। तो क्या आंसर सही हो सकता है इसका ये आपको इसमें बताना है। देखिए जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या पर शोध करना बहुत कठिन होता है। पूरी जनसंख्या पर शोध करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए उसके प्रतिनिधि अंश का उपयोग इसमें किया जाता है, यानी कि कुछ क्षेत्र का उसमें
जो है क्या किया जाता है, शोध कर लिया जाता है। तो उससे लगाया जाता है, अनुमान के आधार पर लगाते हैं कि पूरी जनसंख्या का उसमें शोध कर लिया गया है, क्योंकि पूरी जनसंख्या के बारे में शोध करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आ जाएगा जनसंख्या का चयनित अंश, सैंपल में आ जाएगा जनसंख्या का चयनित अंश, यानी कि कुछ भाग, जनसंख्या का कुछ भाग का जो है इसमें क्या करते हैं, शोध कर लेते हैं और उससे मान लिया जाता है कि भाई पूरी जनसंख्या का शोध कर लिया गया है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। डबल ब्लाइंड तकनीक का उपयोग किस शोध में होता है? डबल ब्लाइंड तकनीक का उपयोग किस शोध में किया जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो डबल ब्लाइंड तकनीक का उपयोग जो किया जाता है वो कौन सी तकनीक में किया जाएगा, ये हमको इसमें बताना है भाई। चलिए जी, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका सर्वेक्षण शोध, बी में प्रायोगिक शोध, सी में गुणात्मक शोध और डी में है ऐतिहासिक शोध। तो डबल ब्लाइंड तकनीक है क्या? देखिए, डबल ब्लाइंड तकनीक में न तो शोधकर्ता और न ही प्रतिभागी को पता होता है कि किसे कौन सा उपचार मिल रहा है। इसमें निष्पक्षता बनी रहती है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें आ जाएगा प्रायोगिक शोध। तो डबल ब्लाइंड में जो ना, इसमें आपका शोधकर्ता भी और शोधकर्ता के अलावा जो प्रतिभागी होता है, दोनों को कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, डबल ब्लाइंड यानी कि दोनों जो है अंधे होते हैं एक तरह से देखा जाए तो डबल ब्लाइंड तकनीक में। ठीक है, तो प्रायोगिक शोध इसमें उपयोग में किया जाएगा। कौन सा? प्रायोगिक शोध। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कंटेंट एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंटेंट एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, या साक्षात्कार का विश्लेषण करने के लिए, और सी में साहित्य या दस्तावेजों की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए, और डी में दिया गया है आपका प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए। तो कहाँ इसका उपयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आंसर आएगा, कंटेंट एनालिसिस का उपयोग जो किया जाता है वो साहित्य दस्तावेजों की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है भाई। साहित्य या दस्तावेजों की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये हमको इसमें बताना है। घटनाओं का कारण जानना, ए में दिया गया है। बी में है आपका वर्णन करना और सूचना प्राप्त करना। सी में नियंत्रित प्रयोग करना, और डी में ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये आपको इसमें बताना है। सर्वेक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? देखिए, सर्वेक्षण पद्धति में प्रश्नावली और इंटरव्यू के द्वारा लोगों से सूचना एकत्र करके वर्णनात्मक रिपोर्ट बनाई जाती है। कैसी? वर्णनात्मक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो जब वर्णनात्मक रिपोर्ट बनाई जाएगी तो इसमें आएगा वर्णन करना और सूचना प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि सर्वेक्षण पद्धति जो होती है उसमें प्रश्नावली और इंटरव्यू के माध्यम से क्या करते हैं, सूचना एकत्र करके वर्णनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सूचना एकत्र करके वर्णनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे भैया वर्णन करना और सूचना एकत्र करना। तो बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। शोध में वैलिडिटी का क्या अर्थ होता है? शोध में वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है, ये इसमें हमको बताना है। वैलिडिटी का अर्थ क्या होगा, ये इसमें बताना है जी। स्थिरता ए में दिया गया है, बी में विश्वसनीयता, सी में है परिणाम की सटीकता, और डी में दिया गया है आपका डेटा का आकार। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? आसान सा क्वेश्चन है, बताओ इसका फटाफट आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, वैलिडिटी का मतलब होता है क्या? शोध उपकरण वास्तव में वही है जिसके बारे में हमने शोध किया है, जिसको मापने के लिए बनाया गया है। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि शोध उपकरण वास्तव में वही मापे जिसके लिए बनाया गया है, यानी कि हम जिसके बारे में शोध कर रहे हैं क्या वो वही है या नहीं है। तो परिणाम की सटीकता, इसका जो अर्थ माना जाएगा, देखिए स्थिरता नहीं माना जाएगा और ना ही विश्वसनीयता माना जाएगा और ना ही डेटा का आकार, इसका माना जाएगा परिणाम की सटीकता। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रिएबिलिटी का अर्थ क्या होता है? रिएबिलिटी का अर्थ क्या होगा, ये इसमें बताना है। रिएबिलिटी का मतलब होता है भाई किसी उपकरण से बार बार प्रयोग करने पर समान परिणाम मिलना। यानी कि मान लो आप किसी चीज के बारे में आपने शोध किया है, उसका रिजल्ट निकाला, तो उसका बार बार आप अगर शोध करोगे उस पर तो उसका वही रिजल्ट निकल कर आए, बार बार वही रिजल्ट निकल कर आए, यानी कि क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी। तो परिणाम की पुनरावृत्ति योग्यता इसका सही आंसर होगा। परिणाम की सटीकता नहीं होगा, परिणाम की पुनरावृत्ति योग्यता इसका सही आंसर हो जाएगा।
परिणाम की पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार वही आपका रिजल्ट आना, बार बार वही परिणाम आना, तो परिणाम की पुनरावृत्ति योग्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। शोध में लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य क्या है? लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जो पुराने शोध है, जो पहले से जो शोध किए गए हैं, पहले से जो उस टॉपिक पर शोध किए गए हैं, उनका क्या करना, उनकी समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना, उनको पढ़ना, और उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ आपका जो है उसमें कुछ खामियां हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शोध में रिव्यू लिटरेचर का उद्देश्य क्या होगा? नया डेटा संग्रह करना तो नहीं होगा, पुराने शोध का मूल्यांकन करना, यानी कि पहले से जो शोध किए गए हैं, पहले से जिस चीज जो आपका शोध करके उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई है, उसी का क्या करना, मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना ही सही आंसर होगा। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष निकालना नहीं होगा और ना ही आंकड़े प्रस्तुत करना होगा इसका आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 22। एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको इसमें बताना है। तो ए में दिया गया है आपका क्या, ज्ञान उत्पन्न करना। एक मिनट, ए में दिया गया है आपका ज्ञान उत्पन्न करना। बी में है आपका किसी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त करना या समाधान करना, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना, या और परिकल्पना का परीक्षण करना। तो क्या इसका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 22 है। तो इसका आंसर बताइए भाई फटाफट, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होगा, देखिए एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य ज्ञान उत्पन्न करना तो नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न करना तो इसका आंसर नहीं हो सकता, और ना ही परिकल्पना का परीक्षण करना होगा, और ना ही ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन रहेगा। इसका आंसर होगा किसी समस्या का त्वरित यानी कि तेजी से समाधान निकालना या समाधान करना। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, किसी समस्या का त्वरित या तेजी से समाधान ज्ञात करना या निकालना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शोध में डाटा कोडिंग का कार्य क्या है? शोध में डाटा कोडिंग का कार्य क्या होता है? देखिए, कोडिंग के द्वारा क्या किया जाता है, गुणात्मक डेटा को संख्यात्मक रूप में बदलकर कंप्यूटर पर विश्लेषण करने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो कोडिंग में क्या करते हैं, कोडिंग के द्वारा गुणात्मक जो डाटा होता है, गुणात्मक जो डेटा होता है, गुणात्मक डेटा को संख्यात्मक के रूप में बदलकर कंप्यूटर पर विश्लेषण करने के योग्य बनाया जाता है, कंप्यूटर पर सर्च करने के योग्य उसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा को प्रतीक या संख्या में बदलना। तो डेटा को प्रतीक या संख्या में बदलना, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग में गुणात्मक डेटा को संख्यात्मक डाटा में बदला जाता है, ताकि कंप्यूटर पर उसको सर्च किया जा सके या उसका विश्लेषण किया जा सके। तो आ जाएगा डेटा का प्रतीक या संख्या में बदलना, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शोध डिजाइन को किससे संबद्ध किया जाता है? शोध डिजाइन को किससे संबद्ध किया जाता है? शोध की संरचना और योजना से, या डेटा संग्रहण से, या परिकल्पना, या फिर विश्लेषण से। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको बताना। देखिए, शोध डिजाइन जो होता है, शोध डिजाइन पूरा खाका है, एक तरह का पूरा जो है खाका होता है। इसमें क्या करते हैं, शोध की योजना, विधियां और प्रक्रिया तय की जाती है। तो शोध की क्या की जाएगी, संरचना, योजना और प्रक्रिया और विधियों को जो है इसमें तैयार किया जाता है या तय किया जाता है। तो शोध डिजाइन को किससे संबद्ध किया जाएगा? देखिए, शोध डिजाइन को इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें आंसर, तो आंसर आएगा हमारा शोध की संरचना और योजना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटा संग्रह नहीं आएगा, परिकल्पना और विश्लेषण नहीं आएगा इसमें। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं भाई, वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च का अर्थ बताना है आपको। लॉन्गिट्यूडिनल का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ए में दिया गया कम समय में किया गया शोध, कम समय में किया गया शोध तो नहीं आएगा, एक मिनट, कम समय में किया गया शोध तो इसमें नहीं आएगा भैया। चलिए जी, बी देखते हैं, बी में क्या है। बी में दिया गया है किसी विषय का लंबे समय तक अनुगमन करके किया गया शोध, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबे समय के लिए हो सकता है ये।
तुलना आधारित शोध नहीं होगा, ऐतिहासिक दस्तावेजों का शोध भी नहीं होगा। तो ना तो ए आएगा, ना सी और ना ही डी। तो बी आंसर सी हो जाएगा भाई। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का अर्थ हो जाएगा किसी विषय पर लंबे समय तक अनुगमन करके किया गया शोध। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बी आंसर होगा इसका सही डी। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन जो नैतिकता को लेकर मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया था। कल जो हम देखेंगे अगली क्लास में, वो देखेंगे आपका जो 25 के बाद, यहाँ पर मैंने आपके नैतिकता के 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 के बाद जो इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे 26 से लेकर 50 तक, वे देखेंगे कल की क्लास में। तो आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके अलावा पेपर सेकंड में हिस्ट्री मैंने आप लोगों का चला रखा है, उसमें यूनिट नंबर 1 पूरी हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 यानी कि प्राचीन भारत चल रहा है, और प्राचीन भारत में भी प्रागैतिहासिक इतिहास जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। उसके बाद हम देखेंगे वेद, उसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बाद का इतिहास। चलिए करते हैं यहीं पे क्लास को समाप्त। नमस्कार।